लेसन नंबर 25 जनरल रिपोर्ट्स बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश इंग्लिश 201। हमारे पिछले दो चैप्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट्स पे थे और ये तीसरा भी रिपोर्ट्स पर है और अगले जो जो चैप्टर्स हैं वो भी हमारे रिपोर्ट्स पर ही मुबनी करेंगे। मुबनी है सारे के सारे, लेकिन वो थोड़े तवील हैं, तो हो सकता है कि मैं अपने नोट्स जो हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँ, क्योंकि इतनी देर रिकॉर्डिंग के बटन पे हाथ रखना मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। 15 से 20 मिनट भी रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है जनरल रिपोर्ट्स की। जनरल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो एक आम रिपोर्ट जो कहलाती हैं, यानी बिल्कुल आम सी रिपोर्ट्स है। किसी किस्म की कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं है, या इससे पहले जो हमने डिस्कस किया उस टाइप की रिपोर्ट्स नहीं है, एक आम सी रिपोर्ट्स है। तो रिपोर्ट्स जो है ना, इमेज वाली किस सिचुएशन में इस्तेमाल होती हैं। अब देखिए, सिचुएशन जो है ना वो बहुत किस्म की हो सकती हैं, और ये है कि भाई एक जो है 100 सफ़ों की जो है एक रिपोर्ट हो सकती है एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। एक 12 सफ़ों की पेज की रिपोर्ट हो सकती है एक लाइब्रेरी रिसर्च से मुताल्लिक, ठीक है ना। और एक 2 पैराग्राफ पे मुश्तमिल भी रिपोर्ट हो सकती है, बेस्ड अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स विजिट टू अ न्यू प्लांट। और एक 200 सफ़ों की भी हो सकती है जो जनरल पब्लिक के बारे में हो, और उसमें इंफॉर्मेशन जो हो वो बहुत वास्ट हो, और किसी इलाकाई या रीजनल इलाके के मामले में हो तो उससे भी काफ़ी जो है डिटेल रिपोर्ट हो सकती है। तो जो रिपोर्ट है आपकी वो 2 पैराग्राफ से 200 सफ़ों तक के दरमियान हो सकती है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी रिपोर्ट बना रहे हैं। अब जाहिर है, अगर आप एक एक 200 सफ़ों की रिपोर्ट बना रहे हैं तो जाहिर है उसमें टॉपिक बहुत वास्ट होगा। अब जैसे यहाँ पेज नंबर 125 पे इन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया है, ठीक है ना। तो जाहिर एड्रेस टू द जनरल पब्लिक कंसर्निंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग सर्टेन पोर्शंस ऑफ पब्लिक लैंड इन बलूचिस्तान। तो जाहिर है कि ये वाइड टॉपिक है, तो उस पर 200 सफ़ों का रिपोर्ट लिखना एक मायने भी बनता है, एक रीज़न भी बनता है। लेकिन अगर आप एक छोटा सा रिपोर्ट लिख, टॉपिक बड़ा छोटा है और आपने उसमें 200 सफ़े लिख डाले, तो वो यूज़र को बड़े इरेलीवेंट होगा और आपकी जो रिपोर्ट है वो किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है ना। अब जो रिपोर्ट्स होती हैं वो किस टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं और उनमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट भी हो सकती है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने परफॉर्मेंस के बारे में, अपने सेल्स और अपनी इनफिशिएंसी के बारे में रिपोर्ट बना रही है। फिर किसी सोशल या किसी समाजी जो है टॉपिक से रिलेटेड भी वो हो सकती है, ठीक है ना। जनरल हेल्थ के बारे में, वेलफेयर ऑफ द ग्रुप्स ऑफ पीपल, जो कि आमतौर पे गवर्नमेंट के लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में भी हो सकती है कि भाई टिपिकल गोल्स आर सेटिस्फाई फॉर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड वैल्यूज़। तो ये 3 किस्म की रिपोर्ट दी हुई है, लेकिन इससे बढ़ के भी रिपोर्ट्स हो सकती हैं। मतलब ये रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, और पर्सनल रिपोर्ट भी हो सकती है। तो ये अगेन डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। अब जब भी आप रिपोर्ट बनाते हैं तो उनको पढ़ने वाले आपसे चंद सवालात करते हैं, और उनके चंद जो कॉमन सवालात हैं वो यहाँ इन्होंने दिए हुए हैं पेज नंबर 25 के आखिरी पैराग्राफ में। अगर आप चाहें तो उनको रेफर कर सकते हैं। मैं क्विकली जाऊंगा क्योंकि जाहिर है अगर मैंने डिटेल में गया तो फिर मेरा छोटे शॉर्ट्स लेक्चर्स का मकसद फौत हो जाता है। तो सबसे पहले जो आपके पढ़ने वाले हैं वो ये कहेंगे कि भाई हम इससे आपकी रिपोर्ट से क्या हासिल कर लेंगे, मतलब व्हाट वी विल गेन आउट ऑफ योर रिपोर्ट, ठीक है ना। आपके जो फैक्ट्स हैं जो आपने इसमें दिए हैं, फैक्ट्स दिए हैं रिपोर्ट्स के अंदर, वो रिलायबल भी हैं या आपने सिर्फ जो है बोंगियाँ मारी हैं इसमें, अपनी तरफ से बातें लिख दी हैं। हम कैसे यकीन कर लें कि आपने एक रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन ली है और उस बुनियाद पर आपने रिपोर्ट बनाई है, ठीक है ना, और अपनी कंक्लूजन दी है। और उसके बाद वो ये पूछेंगे कि आप ये कैसे समझते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप हमें रिपोर्ट में दे रहे हैं ये हमारे किसी काम की है। तो उसके लिए भी आपके देखें ये दो तीन चार जो पॉइंट्स हैं ये टोटली आपके इंटरपर्सनल स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरीके से उनको अपनी बात को पहुंचाते हैं, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा आप रिपोर्ट लिखने से पहले रिसर्च वर्क करेंगे और अपने प्रॉब्लम डोमेन को समझेंगे, उतनी रिपोर्ट आप अच्छी बना सकेंगे, ठीक है। तो आगे वो ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि भाई मतलब ये कि
हम कैसे आपकी बातों को समझें, जो आप हमें बात समझाना चाह रहे हैं, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना। वो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आपने जो फैक्ट्स एंड जो जो फैक्ट्स जो दिए हैं वो इतने सिग्निफिकेंट कैसे हो सकते हैं, मतलब वो इतनी चीज़ें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती हैं भाई जो आपने रिपोर्ट दी। तो उसका तरीका ये है आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसका तरीका ये है कि भाई आप जो भी फैक्ट्स दें उनको आपस में उनका कोरिलेशन होना चाहिए आपस में। क्योंकि अगर आप सिर्फ फैक्ट्स दे देंगे तो वो काफ़ी नहीं होगा, वो कहेंगे भाई कहीं से पढ़ लिया था रिपोर्ट में ऐड कर दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कोई और बात की नहीं इन्होंने, सिर्फ बता दिया कहीं से पढ़ लिया कहीं से रेफरेंस ले लिया। तो जो बात आप जो फैक्ट्स दे रहे हैं और जो आप रिपोर्ट में चीज़ दे रहे हैं तो उसका आपस में इंटरकनेक्टिविटी, उसका आपस में रब्त होना ज़रूरी है। अगर वो रब्त नहीं हुआ तो वो रेलिवेंट नहीं रहेगी रिपोर्ट, और जो रीडर होगा वो ये समझेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर है जब वो रिपोर्ट आपके कोलीग या आपके मैनेजर या आपके कस्टमर या जो भी आपके सुपरवाइजर्स हैं या कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें वो चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बिजी इंडिविजुअल्स हैं। अगर आप उनको इंटरकनेक्ट नहीं करेंगे, चीज़ों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो जाहिर है वो रिपोर्ट की जो वैल्यू है वो इरेलीवेंट हो जाएगी, उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो इरेलीवेंट हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, उसमें एक रिपोर्ट में आपको ये भी बताना है कि भाई आपका इस रिपोर्ट से जो कंक्लूजन हासिल की जाएंगे उस पर हम अगला स्टेप हमारा क्या होगा। क्योंकि देखें ये रिपोर्ट जो होती है ना, ये आम तौर पे किसी नॉलेज एक्सपर्ट या जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं वो बनाते हैं, ये रिपोर्ट कंसल्टेंट्स बनाते हैं। तो आपकी क्योंकि एक रोल कंसल्टेंसी का है तो आपको ऐसी रिपोर्ट बनानी है जिसमें सिर्फ आपने डिटेल नहीं देनी, किताब नहीं छापनी है, आपने रिकमेंडेशन भी देनी है और आप ये भी बताएंगे कि आपका अगला लाहे अमल क्या होगा पढ़ने वाले को। सिर्फ एक टेक्स्ट बना के आपने एक किताब छाप के दे दी तो वो कोई भी लिख सकता है, इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके दे दे और रिपोर्ट बना के दे दे, तो ये चीज़ सही नहीं रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाता है जनरल सुपरस्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट्स। तो अब उसमें 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो उन्होंने दिए हुए हैं, गो के मैं इनको पहले डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा डिटेल में जनरल रिपोर्ट्स के हवाले से। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन, फिर आ जाता है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, फिर फैक्ट्स क्या है, फिर डिस्कशन, फिर कंक्लूजन और फिर रिकमेंडेशन। देखें ये सारे जो चैप्टर्स हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें रिपीटेडली चेक हुई हैं, तो उनको लेके बोर नहीं हो जाइएगा क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं रेलिवेंट टू द टाइप ऑफ रिपोर्ट है, तो वो आप कहीं मिस ना कर दें, तो कहीं उसको एक सा समझ के आप इग्नोर ना कर दें। तो आइए चलते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन में आपने सबसे पहले ये देना है कि मतलब यूज़र को ये बताना है, रीडर को अपने, कि व्हाट विल यू विल गेन बाय रीडिंग दिस रिपोर्ट। जाहिर है अगर आप ये चीज़ नहीं देंगे, इंट्रोडक्शन नहीं देंगे अपने रिपोर्ट के अंदर, तो यूज़र को कैसे पता लगेगा कि ये 200 सफ़ों की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मेरे किसी काम की है भी या नहीं, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन आप ऐसा दीजिए कि इंट्रोडक्शन देख के पता लग जाए कि आपके मतलब की बात है या आपसे रेलेवेंट बात नहीं है। तो अगर आपसे रेलेवेंट बात नहीं है तो आप उस रिपोर्ट को ना पढ़ें। तो जो भी पढ़ने वाले हैं, ख़ास तौर पे एग्जीक्यूटिव जो कि बहुत मसरूफ़ होते हैं अपने कामों में, मैनेजर्स, उनके लिए इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि सभी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसके अलावा अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देंगे तो पता कैसे लगेगा कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे ये चीज़ भी दे सकते हैं कि भाई ये आप इसमें कौन सी जो है जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं, मतलब आपकी जो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ दैट योर रिपोर्ट यू विल सॉल्व, आप कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या मसला था और उसको क्या सॉल्व कर रहे हैं, रिपोर्ट में आप रिसर्च वर्क करके रिकमेंडेशन देके, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट एक्टिविटीज़ यू परफॉर्म टुवर्ड्स द सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी आप ये भी बताएंगे कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं। यानी सिर्फ आप बातें नहीं करेंगे, सिर्फ आप ये भी बताएंगे कि आपने जो रिकमेंडेशंस दी हैं, कंक्लूजन्स दी हैं, उनको लिए आपने क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो आपने फॉलो किए हैं, क्या क्या आपके स्टेप्स थे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा आप ये चीज़ भी देंगे, ऐसा क्लू भी आप अपने देंगे कि उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए जो आपका रीडर है
उसको आगे फर्दर एक्सटेंड कर सके, यानी वो आपकी नॉलेज ले और उसे पढ़ के आगे उसमें कोई बात ऐड कर सके। ये ना हो कि ऐसी बात आपने कह दी कि आपने इधर उधर से इंफॉर्मेशन ले ली और फिर आप एक्सक्यूज मी, आप जो है अपनी बात को सही तरीके से बता नहीं पाए और आगे यूजर उसको पढ़ तो लिया उसने, उसके फायदे में भी रहा, लेकिन वो आगे कोई उससे उस बात को एक्सटेंड नहीं कर सका, उससे मजीद कोई चीज उस पर रिसर्च नहीं कर सका उस रिपोर्ट को लेके, या उसे बेस लाइन नहीं बना सका। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है आपका मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स। ठीक है ना। तो वो आपके यूजर्स को सजेस्ट करते हैं कि आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है, मतलब आपने, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कहीं से कुछ पढ़ा है, या आपने, अगर आपने पढ़ा है तो आप उसका जो है रेफरेंस उसे दे सकते हैं। अगर आपने इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर की है एक्सपेरिमेंट, सर्वे या स्पेशल टेक्निक से, तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आप पे टोटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की, मतलब आप मेथड्स आपने यूज़ किए हैं और क्या क्या यूज़ किया है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फैक्ट्स। देखें, फैक्ट्स जो हैं वो इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाते हैं। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सिर्फ हकाइक बता रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले इस लेक्चर के शुरू में कहा, तो हकाइक जो है इज जस्ट इंफॉर्मेशन, उसकी कोई रेलिवेंस नहीं होती। भाई हकाइक हैं, ठीक है ना, हकाइक हैं। तो अब उसमें हकाइक तक आप कैसे पहुंचे और उसका आपस में आपकी प्रॉब्लम डोमेन को लेके क्या रिलेशनशिप बनता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर। मतलब सिर्फ एक हकाइक बता देना और इस तरीके से बता देना कि भाई ये इस तरीके से था और ये यूं था, और यह ना बताना कि आपस में जो बात आप कर रहे हैं उसमें इंटरकनेक्टिविटी नहीं है, रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, तो फैक्ट्स जो हैं वो यूज़र इग्नोर कर देगा, उसे भूल जाएगा और उसे याद नहीं रहेगा कि भाई ये जो फैक्ट्स आपने, हकाइक जो इसमें जानने की कोशिश की थी अपने रिसर्च वर्क करके, जो आपने मेथड्स इस्तेमाल किए थे, उस तक आप कैसे पहुंचे, क्या आपने नतीजा खत किया, मतलब वो नतीजा खत करने का आपस में इंटर रिलेशनशिप हो जाता। तो आगे जो है वो डिस्कशन है। अच्छा, डिस्कशन और फैक्ट्स जी आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसे जो है अलग अलग लिखें, चाहे तो अलग अलग लिख लें, लेकिन आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर 2 पैराग्राफ की अगर आपकी रिपोर्ट है तो उसमें कोई तुक नहीं बनती कि आप फैक्ट्स अलग दें और डिस्कशन अलग दें, आप उसको समरी करके एक जगह पर भी, ठीक है ना जी, कर सकते हैं। तो आप उसको सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे फैक्ट्स को, और आप जो है इंटरकनेक्ट करेंगे चीज़ों को। तो आप डिस्कशन में आप जो आपने फैक्ट्स लिए हैं, ठीक है ना, जो आपके फैक्ट्स हुए हैं, तो वो मैंने जैसे कि कहा उसके कोई मायने नहीं होते अगर उसके लिए डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो फैक्ट्स जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं बताता चलूं, ये जो ऊपर 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनमें आपस में बड़ी इंटरकनेक्टिविटी है। एक पॉइंट दूसरे पॉइंट, दूसरा पॉइंट से तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, तो ये आपस में बड़ा इंटरकनेक्टेड है। अगर आप एक इसमें से मिस कर देंगे तो अगला आपको जो है पॉइंट तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किल का सामना होगा। तो ये एक लाइक अ चेन कि आपस में सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, मुझे एक्चुअली थोड़ी पसंद नहीं आई वो, तो मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत इरेलीवेंट सी एग्जाम्पल है। वो एक, इन्होंने एक आयशा नामी एक लड़की हैं जो एक यूनिवर्सिटी में फंड रेजिंग डिपार्टमेंट में काम करती हैं, तो उसको एक सर्वर साहब हैं, उन्होंने रिपोर्ट बनाने को दी है कि भाई आप रिपोर्ट बनाएं कि जी आपके यहाँ एक स्पोर्ट्स होता है, उससे जो है रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन आप गैदर करें कि हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ इन्होंने इस तरह की एग्जाम्पल्स दी हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपसे कहा डिस्कशन के अंदर मैं एग्जांपल नहीं दे रहा क्योंकि मुझे वो बड़ी रेलिवेंट सी लगी, इसलिए मैं वो एग्जांपल आपके सामने पेश नहीं कर रहा। और फिर मेरा ऑलरेडी 14 मिनट का नोट हो चुका है, मैं इसको मुख्तसर से मुख्तसर करना रह चाहूँगा। तो आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो अब आपने फैक्ट्स दिए, तो फैक्ट्स के लिए मैं क्विक एग्जांपल आपको दे दूं कि जैसे एक आपने फैक्ट्स को डिस्कस किया, आपने रिसर्च की, फैक्ट्स जानने की कोशिश की, तो आपने उसको यूज़र को याद रखने के लिए इस तरह से बताया कि जी एक फैक्ट्री थी, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा था, तो वहाँ ये नोट किया गया कि जहाँ वो लेबर्स काम कर रहे थे वहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ जाता था फैक्ट्री का अंदर का, तो जो वो मैन्युफैक्चर करते थे पार्ट्स उसमें 7%
मतलब अगर टेम्परेचर कम होता था तो वो अच्छे, मतलब कम डिफेक्टेड पार्ट्स बनाते थे, और अगर वो टेम्परेचर इस फैक्ट्री का बढ़ जाता था तो लोगों को गर्मी लगती थी, उससे उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होती थी और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते थे, और इस तरीके से उनका जो जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है वो बढ़ जाता था 7% तक। तो आपने बताना है कि भाई 35 टेम्परेचर था तो इतना था, 40 हुआ तो इतने हो गए, ठीक है, 45 हो गए तो इतने हो गए। तो आपने इस तरीके की फिगर देनी है, फैक्ट्स आपने मालूम कर लिए, लेकिन आपने इन सबको इंटरकनेक्ट किया, सबको कि भाई 35 पे इतना, 40 पर इतना, 45 पर इतना, 25 पर इतना। तो जब आप इस जब चीज़ों को इंटरकनेक्ट करेंगे तो वो एक बात रिटेंशन के हवाले से यूज़र को अच्छी लगेगी, और उसको वो चीज़ पसंद आएगी कि इनका रिसर्च अच्छा है, इनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। सिर्फ जैसे मैंने कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फैक्ट्स इज जस्ट नथिंग, इट्स अ वेरी रेलिवेंट थिंग। अगर आप उनको इंटरकनेक्ट करके अपने जुमलों में सही तरीके से, लॉजिकली, रैशनलाइज तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो वो डिस्कशन है, जस्ट पीस ऑफ टॉक है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है ना। अब कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन जो है वो भी एक जनरल स्टेटमेंट्स है, ठीक है ना, और वो बेस करती हैं आपके फैक्ट्स पे। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सारी चेन बनती है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये चीज़ें आप एक मिस कर देंगे तो अगले स्टेप पे पहुंचकर आपको उसको लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, उसमें आपने जो कंक्लूजन देनी है वो सिंपली जो है वो फोकस नहीं होनी, इंटरप्रेट नहीं करें। ठीक है ना। वो कंक्लूजन्स आप उनको इस तरीके से बयान करें कि जब आपका रीडर ये रिपोर्ट पढ़े तो उसको ये लगे कि भाई ये जो है हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट बात है वो की जा रही है, और उसको कंक्लूजन की जा रही है उस पर। कोई उन्होंने जो रिसर्च वर्क किया है, या कोई स्टडी की है, या कहीं से रेफरेंस लिया है, या जो भी डिस्कशन किया है, उसको किसी किस्म की, दे आर जस्ट नॉट जस्ट इंटरप्रेटिंग द फैक्ट्स, मतलब वो हमें जो बात बता रहे हैं वो हमारे काम की बात है, मतलब वो इररेलेवेंट बात नहीं होनी चाहिए। तो जो आप कंक्लूजन दें वो ये ना हो कि जी आपने ये टेम्परेचर वाली, जैसे मैंने एग्जांपल दी, आगे जाके आप जो है कंक्लूजन में कोई और बात कर दें, तो ये बात गलत हो जाएगी। आप उन कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि हम इस फैक्ट्री के अंदर एयर कंडीशनिंग का जो निज़ाम है उसको सही कर लें तो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है। तो दैट मेक्स अ लॉजिकल सेंस टू द रीडर। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखें कि यूज़र आपसे पूछेगा कि ये जो कंक्लूजन है, हाउ दीज फैक्ट्स ऑफ विच फ्रॉम वेयर विच यू आर कंक्लूडिंग आर मोर सिग्निफिकेंट टू अस। ठीक है ना। तो इस बात को आपने जहन में रखना है। ठीक है ना। अब रिकमेंडेशन देनी है आपने, अब आपने रिकमेंडेशन देनी है, तो रिकमेंडेशन देने के लिए, ठीक है ना, अब आपको फैक्ट्स का, डिस्कशन का, कंक्लूजन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब ये जो रिकमेंडेशन है, ये यूज़र के सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे आप कि हमारी अगर ये कंक्लूजन वैलिड है तो आगे हम क्या करें, व्हाट शैल वी डू नेक्स्ट। मतलब ये ना हो कि रिकमेंडेशन आपने दी है तो आप ये ना कहें कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो। आप कहेंगे अच्छा भाई रिकमेंडेशन ये है कि भाई एसी जो है अगर आप लगा देंगे तो उससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अंदर जो मशीन्स हैं वो गर्मी जनरेट करती हैं और उससे मज़दूरों को पसीना आता है और वो काफ़ी निढाल हो जाते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है, और उसके नतीजे में जो वो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं वो वो फॉल्टी होते हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है, और फिर वो कस्टमर रिटर्न कर देता। ठीक है ना। अब उसमें आप सारे फैक्टर्स लिख सकते हैं नंबरिंग डाल के। आप उसमें, अच्छा ये जो रिकमेंडेशन है ये कॉम्प्लेक्स भी बहुत हो सकती है। ठीक है ना। ठीक है ना। और बहुत किस्म की जो है ना, मतलब कई सफ़ों पे मुश्तमिल हो सकती है, कई सेंटेंसेस पे और कई सेंटेंस, और ये डिपेंड करता है अगेन आप किस टाइप की रिपोर्ट्स बना रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो ज़्यादातर आखिरी पॉइंट वो ये है कि नोट अबाउट द समरी, ये पेज नंबर 127 पे दिया हुआ है। तो ये एक कॉमन चीज़ है, बड़ी कॉमन है, लॉन्ग रिपोर्ट जो आपकी होती हैं उनके अंदर ये चीज़ बड़ी कॉमन होती है, एग्जेक्टिव समरी देना। तो उसमें आप पूरी एग्जेक्टिव समरी देते हैं कि ये लोग हैं, ये रिपोर्ट बना के इन लोगों को पेश की जा रही है, और ये औहदा रखते हैं, क्योंकि आप अपनी एक एज ए इंडिविजुअल कंसल्टेंट
आप एक अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं, आप डिसीजन मेकर नहीं हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ उनका नाम लिखेंगे कि ये लोग हैं, ये मैंने रिपोर्ट इन लोगों को पेश की है और ये इनकी उनकी जवाबदीद है कि वो उस रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेते हैं। ठीक है ना। देखिए रिपोर्ट जो होती है ना वो बाज़ औक़ात चंद मिनट में भी बन जाती हैं, चंद घंटों में भी लग जाती हैं, और बाज़ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिनको बनाने में आपको सालों लग जाते हैं। और वो ख़ास तौर पे जैसे गवर्नमेंट की प्लानिंग की रिपोर्ट्स हैं, दैट रियली टुक्स अराउंड 5 years 10 years टू प्रिपेयर द जस्ट द रिपोर्ट्स। तो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है ना। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, 26वें लेक्चर तक के लिए। आगे वाले लेक्चर के लिए फिर याद दहानी कराता चला जाऊं, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है और मैं पूरा रिसर्च करता हूँ, वीडियो लेक्चर सुनता हूँ, फिर इंटरनेट पर सर्च करता हूँ, उसके बाद ये मुख्तसर सी समरी आपको पेश करता हूँ। तो उसमें हो सकता है मुझे टाइम ज़्यादा लग जाए, तो हो सकता है कि ये वॉइस नोट एक के बजाय 2 वॉइस नोट पर मुश्तमिल हो। तो थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लीजिएगा। उम्मीद है मेरी एफर्ट आपको आपके काम आ रही होगी। और इंशाअल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।